हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर ज्योग्राफी क्लास में मिलते हैं। पिछला क्लास ज्योग्राफी का पठार के बारे में पढ़ा रहे थे, उसी का हम आगे पढ़ रहे हैं। आज दक्षिण का पठार, पूर्वी पठार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दक्षिण पठार यानी दक्कन का पठार के बारे में, दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार चल रहा था, उसी में दक्कन का पठार पढ़ना है। आप 15 मिनट तक मोबाइल को शांत रख के आप क्लास कीजिए। आप 15 मिनट में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कम से कम आप पूरा क्लास एक बार निश्चित रूप से देखें। चलिए देखते हैं आगे क्लास। देखिए, हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा रहे थे। मध्य पठार पढ़ा लिए, पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा दिए हैं। उसके बाद दक्कन का पठार और दक्षिणी पठार के बारे में आज पढ़ना है। जैसे देखिए, दक्कन का पठार में हमको 3 गो पठार पढ़ना है। एक दक्कन ट्रैप पढ़ना है, एक कर्नाटक का पठार पढ़ना है और एक आंध्र प्रदेश का पठार पढ़ना है। ये 3 पठार यानी दक्कन पठार के अंतर्गत जो है दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार आता है। इसी में देखिए, सबसे पहले हमको अब पढ़ना है जो दक्कन का पठार के बारे में पढ़ना है। दक्कन ट्रैप, देखिए इसका विस्तार, दक्कन ट्रैप जो है, देखिए दक्कन का पठार के अंतर्गत आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में ही इसका विस्तार कहाँ है? दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है। यानी दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है यानी बेसाल्ट चट्टान। और हम पिछला क्लास में बेसाल्ट चट्टान के बारे में बताए थे आपको कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से एक मिट्टी का निर्माण हुआ है। आपको बताना है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने जो है किस मिट्टी का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ। हम पिछला क्लास में आपको बता चुके हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो यानी ये जो पठार है दक्कन ट्रैप जो है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बहुत से पठार आते हैं। जैसे देखिए, सतमाला का पठार, अजंता का पठार, बालाघाट का पठार और फिर हरिश्चंद्र का पठार। कौन कौन सा पठार आता है? सतमाला का पठार, अजंता का पठार, बालाघाट का पठार और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। ये किस में आता है? जैसे देख, सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बालाघाट पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा यानी पहाड़ी है जो सिर्फ एक ही राज्य में विस्तार है? तो अजंता पहाड़ी जो है ये बहुत बड़ा पहाड़ी, अजंता की गुफा के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता पहाड़ी सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। ये सब भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये दक्कन ट्रैप का विस्तार अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप किस मिट्टी से यानी किस प्रकार का चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसमें जो इसके अंतर्गत जो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ी आता है। अब देखिए, कर्नाटक का पठार का निर्माण जो है धारवाड़ संरचना से हुआ है। जैसे देखिए, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। जबकि कर्नाटक का पठार का निर्माण जो हुआ किससे हुआ है? धारवाड़ संरचना जो है उपजाऊ की दृष्टि, हम पिछला क्लास में भी बताएं, उपजाऊ की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है। लेकिन धारवाड़ संरचना जो है खनिज दृष्टि के लिए, यह खनिज के लिए, धात्विक खनिज, किस खनिज के लिए? धात्विक खनिज के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसी में आप देखना है कि कर्नाटक का पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक पठार का विस्तार कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहाँ यानी कर्नाटक पठार के अंतर्गत एक पहाड़ी, मुख्य रूप से पहाड़ी यानी कर्नाटक में स्थित है, बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबा बुदान की पहाड़ी जो है कि सर्वोच्च चोटी जो है मुलानगिरी है। और यह लो ओयस्क, ये बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वह लो ओयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। वही हम यहाँ लिख दिए हैं। ऐसी प्रमुख पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ी है। इस पर पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है?
मुलानगिरी हैं और यह बाबा बुदन की पहाड़ी जो है लौ ओयस्क का भंडार यहाँ स्थित। बाबा बुदन, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लौ ओयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, भारत का जो सबसे ऊंची जलप्रपात है कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल 455 मीटर ऊंचा है। और कितना है? 455 मीटर, 455 मीटर ये ऊंचा है। और ये कुंचिकल जो जलप्रपात है वराही नदी कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात देखिए कर्नाटक पठार के अंतर्गत आता है। और किस, यानी कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर। ये आपको नदी भी याद रखना है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वराही नदी कर्नाटक में। आप जब भी पढ़िएगा कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वराही नदी कर्नाटक में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। कहाँ स्थित है? वराही नदी कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए, कर्नाटक पठार के अंतर्गत इतना सा ही आपको याद रखना है, बाकी आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, आंध्र का पठार, इसके अंतर्गत जो है आपको रायसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार आता है। यानी आंध्र पठार के अंतर्गत पूछ देगा कभी रायसीना का पठार रायसीना के पठार किस पठार के अंतर्गत आता है? तो आंध्र पठार के अंतर्गत आता है। और तेलंगाना का पठार भी आंध्र पठार के अंतर्गत आता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि नल्ला मलाई की पहाड़ी, वेलिकोंडा और पालकोंडा। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा कभी दे देगा कि किस राज्य में स्थित है, तो ये मुख्य रूप से ये दोनों पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन ये नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। दे देगा ये 3 पहाड़ी और बोलेगा कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो यह उत्तर से उत्तर सबसे ऊपर में जो है नल्ला मलाई है, उसके बाद वेलिकोंडा, उसके बाद कौन सा पहाड़ी है? पालकोंडा की पहाड़ी। अब देखिए, आंध्र पठार के अंतर्गत जो है ना कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच इसका जो है बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन उसको बोला जाता है जहाँ नदी, यानी नदी द्वारा समुद्र में जाकर के पानी विसर्जन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बेसिन बोला जाता है। तो कोल्लेरू झील के बारे में आपको पता होगा कि किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील जो है एक आर्द्र भूमि है और यह दलदली क्षेत्र है। कोल्लेरू झील क्या जब नदी, जैसे कि कृष्णा और गोदावरी नदी द्वारा जो गाद मतलब मिट्टी ला करके वहाँ यानी अपने बेसिन मतलब मुहाने पर छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ दलदली क्षेत्र बन गया है। तो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि जो है कौन सा है? एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि कोल्लेरू झील स्थित है। कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कुछ पढ़ना है, देखना है कौन कौन सा पर्वत आता है। इसके अंतर्गत आपको नीलगिरी की पहाड़ी पढ़ना है। सबसे पहले क्या आएगा? नीलगिरी पहाड़ी। जब हम अगर इसके जस्ट बाद जो क्लास पढ़ाएंगे उसमें हम पढ़ाएंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जब हम बताएंगे कि जब ये भारत का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसमें यहाँ पश्चिमी घाट आता है और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलन स्थल है, वहाँ कौन सा पर्वत स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा। देखिए, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर, शायद 2600 कितना है? 37 मीटर, यानी दोदा बेटा की ऊंचाई है। जैसे देखिए, पर्यटन स्थल उडमंगलम या ऊटी के किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन आ जाएगा, ऊटी किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? कहाँ स्थित आता है? नीलगिरी पहाड़ी। यह कहाँ पड़ता है? जैसे देखिए, हम बता दिए हैं कि दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र का जो पर्वत है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। यह पहाड़ नीलगिरी जो कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आपको लेकिन ये निश्चित रूप से याद रखना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। और यहाँ नीलगिरी पर ही एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, कौन सा? उडमंगलम या ऊटी।
कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। अब देखिए आता है उसके बाद जस्ट जैसे कि ये पहाड़ी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम, ये आपको तीन याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ऊपर में क्या है? नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद कार्डामम। अब देखिए अन्नामलाई, इसके बाद इसके चोटी जो है अनायमुडी। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनायमुडी। अनायमुडी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। अब देखिए ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए ये नहीं कि दक्षिण भारत की ही ये सबसे ऊंची, प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? अनायमुडी। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय पठार जहाँ से हम पढ़ रहे हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनायमुडी। और आगे हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? अनायमुडी। और हम पढ़ेंगे जब आगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के भी सबसे ऊंची चोटी कौन सा आएगा? अनायमुडी। ये आपको याद रखना। यहाँ हम लिख दिए हैं कि प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनायमुडी। अब देखिए पालनी पहाड़ी, ये पालनी पहाड़ी जो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्ट दे देता है कि पालनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। अब देखिए कार्डामम, दक्षिणतम यानी भारत की सबसे दक्षिणतम अगर पहाड़ी क्षेत्र बोला जाए तो कौन सा होगा? कार्डामम। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा है? कार्डामम। ये कन्याकुमारी के पास यहाँ जो सबसे दक्षिण में जो है कौन सा पहाड़ी है? कार्डामम। कार्डामम पहाड़ी जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए। इलायची ये प्रसिद्ध, इलायची के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत लिख दिया यहाँ, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? कार्डामम। अब देखिए अगला, अब जो आगे क्लास आएगा इसमें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ाएंगे, फिर द्वीप समूह पढ़ाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 10-15 मिनट का क्लास हुआ है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सब शेयर कीजिए कि आपका दोस्त भी इसको पढ़ लें और मेरा भी हौसला बढ़े। आप सब लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में।